तो आपको बता दूं 2-4 कवि मैं बता देता हूं आपको कि जैसे ठीक है, किसने, शुक्ल ने, शुक्ल ने किसे माना है, मुंज को। शुक्ल ने किसको माना है, मुंज कवि को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है, अब्दुल रहमान को। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को। राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है, सरहपा को। रामकुमार वर्मा ने किसको माना है, इन्होंने भी सरहपा को माना है। और शिव कुमार सेंगर ने किसको माना है, पुष्य या पुंड को। मिश्र बंधुओं ने किसे माना है, मिश्र बंधुओं ने किसे माना है, गोरखनाथ को। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को। ये प्रमुख है। शुक्ल ने मुंज को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, बच्चन सिंह ने विद्यापति को, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को, रामकुमार वर्मा ने भी सरहपा को, शिव कुमार सेंगर ने भी पुष्य या पुंड को, मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को। इस तरह से ये प्रथम कवियों को मानने वाले कुछ रचनाकार थे जिनके अनुसार ये प्रथम कवि थे। सर्वसम्मति से हमारे सामने सरहपा ही प्रथम कवि माने जाते हैं, सर्वसम्मति से, जिसे सभी प्रथम कवि मानते हैं या जिसको माना जा सकता है हम प्रथम कवि। उसके अलावा ये अन्य हैं। और प्रथम रचना जो है वो माना जाता है देवसेन कृत श्रावकाचार को। श्रावकाचार मतलब जैन धर्म में श्रावक, जैन धर्म को मानने वाले को श्रावक कहा जाता है। और आचार से तात्पर्य आचरण, कि श्रावकाचार एक श्रावक के लिए क्या आचरण हो सकते हैं, क्या नियम कायदे कानून हो सकते हैं, वो इस श्रावकाचार के अंदर दिए गए हैं। देवसेन की रचनाएं 933 ईस्वी में लिखी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37 सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। सुमितिगण, विजयसेन सूरी, हेमचंद्र, जिनधर्म सूरी, ये है इनकी रचनाओं को। तो हमें इनमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा आता है तो जो रचना आपको आती है आपने उसको देखना होता है, फिर उसके अनुसार आपकी बात बन सकती है। कैसे, अभी देखते हैं कि हम जैसे मान लो कि मुझे हेमचंद्र की रचना के बारे में पता है कि हेमचंद्र की रचना जो है शब्द अनुशासन है, क्योंकि हेमचंद्र जो है अपभ्रंश और प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं। हेमचंद्र जो है वो प्राकृत और अपभ्रंश के पाणिनि कहे जाते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने व्याकरण लिखा था, इसलिए वो पाणिनि कहा जाते हैं। तो हेमचंद्र ने क्या लिखा था, शब्दानुशासन लिखा था। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा था। अब हम देखते हैं कि क्या बात बनती है कि स का 2। अब देखो स के 2 तो बहुत सारे हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। अब बात तो बनी नहीं, अब बात बनी नहीं। अब आगे चलना पड़ेगा, आगे भी कौन सी किसकी रचना है। अब आगे हम देख लेते हैं, मान लो जिनधर्म सूरी की देख लेते हैं। जिनधर्म सूरी की है स्थूलीभद्र रास, जिनधर्म सूरी की स्थूलीभद्र रास, जिनधर्म सूरी की स्थूलीभद्र रास। तो दय की है, अब दय तो अपने पास है, दय की 3, तो ये ऑप्शन अपने पास हो सकता है। लेकिन हम आगे देखते हैं कौन सी किस किस की रचना है। स्थूलीभद्र, जिनधर्म सूरी की स्थूलीभद्र रास। और हम देखते हैं सुमितिगण की, सुमितिगण की है नेमिनाथ रास, सुमितिगण की नेमिनाथ रास। और विजयसेन सूरी की रेवंतगिरी रास। तो इस तरह से हम इनके बारे में जान सकते हैं। तो हमें क्या है, इनकी रचनाओं के बारे में ध्यान। सुमितिगण की क्या है, नेमिनाथ रास। विजयसेन सूरी की सुमितिगण की क्या है, नेमिनाथ रास।
और विजय सेन सूरी की रेवंत गिरिरास, हेमचंद्र की शब्दानुशासन, जिन धर्म सूरी की स्थूलीबद्ध रास। तो ये इनकी रचनाएं हैं जिनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सी किसकी रचना है, न्याय केवल अन्य किसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 38, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में असंगत छांटिए। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में असंगत छांटिए। गारसा दत्तासी राजसूय से, रामचंद्र शुक्ल रसायन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी रसिक से, चंद्रबली पांडे रसक से। गारसा दत्तासी राजसूय से, रामचंद्र शुक्ल रसायन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी रसिक से, चंद्रबली पांडे रसक से। तो आपको बता दूं कि गारसा दत्तासी सही है। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से ही मानी है, राजसूय से ही मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने भी रासो की उत्पत्ति रसायन से मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने भी रासो की उत्पत्ति रसायन से मानी है। चंद्रबली पांडे ने भी रासो की उत्पत्ति रस्क से मानी है, चंद्रबली पांडे ने रासो की उत्पत्ति रस्क से मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह गलत है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रस्क से, इन्होंने भी रस्क से ही मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासो शब्द की उत्पत्ति रस्क से ही मानी है। आगे चलते हैं। 12 बरस रो बहुतरा मंजारी, 12 बरस सो बहुतरा मंजारी, जेठ बदी नौमी, 1272 मंजारी, 1272 मंजारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ भई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। नालय रसायन आरंभ भई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, 1272 मंजारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ भई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। पंक्तियां किस रचना से उदर्द है? तो ठीक है, नालय रसायन किसने शुरू की रचना? नालय ने। नालय रसायन मतलब रासो प्रारंभ किया, शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। तो नालय ने प्रारंभ की। तो नालय की रचना कौन सी है? नालय का था, क्या नाम था पूरा नालय का? नरपति नालय। नरपति नालय। नरपति नालय ने किसकी रचना की थी? बिशल देव रासो की। किसकी रचना की थी? बिशल देव रासो की। तो पंक्तियां किस रचना से उधरता है? बिशल देव से। कोई समस्या नहीं, हमारा उत्तर है बिशल देव। अब हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि अन्य जो रचना है खुमान रासो। अब खुमान रासो की रचना किसने की थी? खुमान रासो की रचना करने वाले थे दलपति विजय। खुमान रासो की रचना करने वाले थे दलपति विजय। परमाल रासो की रचना करने वाले थे जगनिक। परमाल रासो की रचना करने वाले थे जगनिक। बिशल देव की नरपति नालय और विजयपाल रासो की नल सिंह भट्ट। विजयपाल रासो की नल सिंह भट्ट। ठीक है, तो ये थे इनके रचनाकार खुमान रासो के। ये थे रासो काव्य। खुमान रासो के दलपति विजय, परमाल रासो के जगनिक, बिशल देव रासो के नरपति नालय और विजयपाल रासो के नल सिंह भट्ट। ये इन रासो की। तो बिशल देव रासो जो है ऐसा कहा जाता है कि ये विग्रहराज चतुर्थ को ही बिशल देव कहा गया है। किसको? विग्रहराज को, विग्रहराज चतुर्थ को ही बिशल देव कहा गया है। तो ये बिशल देव की कहानी है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किस रचना को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस रचना को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बता देना चाहता हूं, अब ये चीज तो याद करने वाली है। किसको कहा जाता है आला खंड के नाम से? विजयपाल रासो को, बिशल देव रासो को, परमाल रासो को या पृथ्वीराज रासो को? तो ये बता देना चाहता हूं कि आला खंड परमाल रासो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परमाल रासो को। किसको कहा जाता है? परमाल रासो को। तो हमारा उत्तर है परमाल रासो। अब आपको बता दूं कि आला खंड क्यों कहा जाता है? आला खंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर, फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट। किसको? चार्ल्स इलियट।
इलियट ने जो ये रचना थी इसको आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। किस नाम से प्रकाशित कराया था? आलाखंड के नाम से, ठीक है ना। और इसी को बाद में परमाल रासो नाम से किसने प्रकाशित करवाया था? परमाल रासो नाम से श्याम सुंदर दास ने। कहां से? नागरी प्रचारणी सभा से, नागरी प्रचारणी सभा से परमाल रासो नाम से इसको प्रकाशित करवाया था। और आलाखंड नाम से फर्रुखाबाद के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने पहली बार आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। और उत्तर प्रदेश में आज भी इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, गूंज दिखाई देती है। लेकिन आचार्य शुक्ल उनके बारे में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गीत गाए जाते हैं वह गूंज मात्र है, वास्तविक जो रचनाएं थी वो नहीं है, वो सिर्फ गूंज मात्र है। कहने से तात्पर्य है कि वो उससे संबंधित जरूर हो सकते हैं उसी प्रकार के, लेकिन वास्तविक जो गीत है वो अब वहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं रहे हैं। ये थे परमाल रासो के बारे में, ठीक है। परमाल रासो आलाखंड के नाम से किसने प्रकाशित करा था? चार्ल्स इलियट ने प्रारंभ में, ठीक है ना। और उसके बाद उसी को श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो के नाम से नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया था। आलाखंड के नाम से जाना जाता है परमाल रासो।